जय श्री राम भाइयों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपके सामने हम सीटेड सीडीपी का प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 का सम्मिलित रूप लेकर चलते हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है दोस्तों कि एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है कि मतलब रोहन को चोट लगा तो उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। तो यह कथन है क्या कि लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़वादिताओं को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। करा एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए दोस्तों? करा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देनी चाहिए। यह ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। यह होगा ऑप्शन। यह विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, क्लास 1 का बच्चा है, अटल पाठ्यक्रम उसको नहीं दे सकते हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा पर भी बल नहीं दे सकते, अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकन भी नहीं करना है दोस्तों। तो क्या करना है, ज्ञान की संरचना के लिए हमें प्रचुर मौका देना चाहिए दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के लिए। करा एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। कि मतलब एक कक्षा आपका प्रगतिशील है, चल रहा है कक्षा, तो उसमें क्या करती है एक अध्यापिका बच्चों को क्या, क्यों, कैसे का इशारे देती है। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो क्या होगा दोस्तों, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगा। यह होगा कि अधिगम के लिए पाड़ मीन्स होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, संरचना करना दोस्तों। यह आधारभूत संरचना का काम करेगी। यह छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। या दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो वह क्या, क्यों, कैसे का ऑप्शन दे रहे दोस्तों। तो इससे क्या होगा आपका, एक आधारभूत संरचना का काम करेगी, एक पाड़ का कार्य करेगी दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा दूसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 4 की तरफ। करा बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। करा विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है दोस्तों। तो यह है आपका सत्य, यहीं से हो जाएगा, हमें और ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते रहे बाद में कन्फ्यूजन ना हो। जो परिवार और समाज क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक कारण होता है सामाजिकरण के संदर्भ में, और विद्यालय क्या होता है दोस्तों, द्वितीय कारण बनता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है भाइयों। तो ऑप्शन है आपका बुद्धि लब्धि। केवल वर्ड दोस्तों सीटेड में किसी भी पेपर में आया तो ऑप्शन भूल कर भी मत टिक करना, इसको हटा दीजिए। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। तो दोस्तों सबके बुद्धि क्या होते हैं, बुद्धिमत्ता अलग अलग होती, तो ऑप्शन चौथा होगा नहीं। एक आयाम में बुद्धिमत्ता जो होती वही सब आयामों में निर्धारित करेगा, यह भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा बन जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के अनुसार। 6 पर लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कह रहा है प्रथा पूर्व को, या प्रथागत को, या उत्तर प्रथागत को, या अमूर्त संक्रियात्मक को। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बनेगा प्रथागत बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है लेव-वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है दोस्तों। तो किसके महत्व पर लेव-वाइगोत्स्की का अधिगम प्रक्रिया जोर दे रहा है मेरे भाइयों। तो ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण पर, अभिप्रेरण पर, संतुलीकरण पर। तो भाइयों ऑप्शन इसका हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप मतलब
कैसे किस रूप में वर्णित करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन आपका कह रहा है 8 का कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र होगा या स्कीमा मनोबंध होगा दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाइयों इसका स्कीमा मनोबंध। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन कह रहा है दोस्तों आपका अमूर्त सोच का विकास, या विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बन जाएगा विचार या सोच में केंद्रीकरण दोस्तों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर हम 10 की तरफ। कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है भाइयों? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, यह होगा। या विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम में केवल, हमने कहा हटा दीजिए। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान, यह भी हटा दीजिए। तो देखिए चौथा क्या कह रहा है? विकास बहुआयामी होता है। तो विकास सभी के लिए संस्कृतियों में समान नहीं होगा, क्योंकि सभी के अलग अलग उन्नति होती है दोस्तों, इसलिए विकास दर होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन पहला कट जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा चौथा, विकास बहुआयामी होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कह रहा है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है भाइयों, वह किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त अमूर्त, या अमूर्त सांवेदिक मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या अमूर्त मूर्त सांवेदिक भाइयों? तो देखिए मूर्त जो होता है भाइयों मेरे 6 से 11 वर्ष की जो आयु होती है या 12 वर्ष तक की आयु होती है, उसमें मूर्त अवस्था कहलाता है। और 11 से लेकर 15 तक की जो अवस्था होती है दोस्तों, वह अमूर्त की अवस्था होती है। तो जान लीजिए आपका ऑप्शन कौन बन गया? सांवेदिक माने जब बच्चा छोटा होता है तो हर चीज़ों को छूता है, पकड़ता है, स्पर्श करता है, दांत मुख में भरता है, तो उससे वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बन जाएगा भाइयों पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन कह रहा है भाइयों आपका अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। जब प्रगतिशील कक्षा है तो प्रक्रिया में बाधा कहाँ होगा भाइयों? कट जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो केवल अध्यापक के पक्ष के लिए, यह भी कट जाएगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, मतलब योग्यता हो, जाति विशेष वर्ग हो, तो ये सब ऑप्शन आपके क्या होंगे भाइयों? नहीं होंगे। फिर कह रहा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाइयों इसका ऑप्शन बन जाएगा चौथा ही, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए, किस पर जोर होना चाहिए? तो ऑप्शन कह रहा है भाइयों मेरे कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, या फिर अभेदी अविभेदी समरूपी निर्देशों, या सामाजिक पहचान के आधार पर, या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों यही ऑप्शन बनेगा, सभी बच्चों को हम क्या करें, उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको क्या करें, अवसर प्रदान करें भाइयों। तो इसलिए ऑप्शन बन जाएगा 13 का चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कह रहा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम भाइयों 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाइयों आपका 14 में? तो कह रहा है मंदित छात्र के लिए है, विकलांग छात्र के लिए है, या फिर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो दिव्यांग अधिनियम अधिकार अधिनियम में दोस्तों क्या है कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उसी को मतलब क्या है आपका शब्दावली के लिए प्रयोग किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कह रहा है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अगर अधिगम कठिनाइयों से कोई छात्र जूझ रहा है तो उसके लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए भाइयों? श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। व्यक्तिगत केवल ये सब चीज़ें दोस्तों कभी नहीं होंगे। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो यही नहीं करना चाहिए भाई आपका
इसके बाद आप शेष तीनों कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की तरफ, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है भाइयों? सामाजिक संतुलन पर है, समता एवं समान अवसर पर है, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर है, विश्व बंधुता पर है। विश्व बंधुता पर है दोस्तों। तो 16 का ऑप्शन क्या बनेगा मेरे भाइयों? समावेशी शिक्षा जो होगा समता एवं समान अवसर पर हो जाएगा। चलते हैं भाइयों 17 की तरफ। करा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? अभी भाइयों मैंने क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ा था, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका रिपीट कर दिया है। तो आपका किसमें है भाइयों मेरे? तो हो जाएगा 1992 दिया है, 1995, 1999, 2016। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम दोस्तों 2016 में लागू किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। करा व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या करे भाइयों मेरे? 18 का ऑप्शन में व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। व्यक्तिगत ये सब ऑप्शन नहीं होंगे भाइयों। फिर अगला कह रहा है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित हों। या फिर कह रहा है विशिष्ट व्यक्तिगत, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा दोस्तों। विशिष्ट व्यक्तिगत ये सब चीज़ें ऑप्शन हट जाएंगे। फिर कह रहा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन चौथे और दूसरे में से देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बन जाएगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक भाइयों मेरे? कह रहा है 6 से 18 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए। तो 2009 के अनुसार निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन पहला बन जाएगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। कह रहा है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है किससे है भाइयों मेरे? तो ऑप्शन 20 कह रहा है आपका कि सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से है, या शिक्षण व्यवसायिक की सार्वभौमिकता संहिता से है, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से है, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। तो ऑप्शन बन जाएगा मेरे भाइयों अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। करा स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। क्या निहित है दोस्तों? केंद्रीकरण है, संज्ञान बोध है, संज्ञान है, या समायोजन है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कह रहा है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? संज्ञान बोध हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। कह रहा है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, या मूर्त सोच। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बन जाएगा 22 का आपका? जब बच्चे प्राप्त किए सूचनाओं के अनुसार क्या करते हो? सोचना शुरू करते हैं भाइयों मेरे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मूर्त सोच हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कह रहा है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाइयों मेरे? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, या त्रुटिहीन अनुदेशन। तो 23 का ऑप्शन क्या बन जाएगा मेरे भाइयों? विभेदी अनुदेशन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। कह रहा है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो क्या होगा ऑप्शन दोस्तों आपका? अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। तो 24 का ऑप्शन बन जाएगा भाइयों सामान्यीकरण। करा जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव
क्या है दोस्तों? कैसे होते हैं? अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाइयों? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न 26 क्या कह रहा है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण का, अवलोकन का, संशोधन का, प्रतिरूपण का दोस्तों। तो ऑप्शन क्या बन जाएगी इसमें दोस्तों? प्रतिरूपण हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। कह रहा है कि मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। क्या है आपका दोस्तों? चौकस है, सतर्क है ऑप्शन, या निवर्तमान है, या निरंकुश है दोस्तों। 27 का जो आपका ऑप्शन बन जाएगा सतर्क हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। करा एक समस्या सुधारक बच्चा किसके विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? तो सृजनात्मक के आधार पर, या सौंदर्य बोध के, या अमूर्त के आधार पर, या तार्किक के आधार पर विचार और कथनों की सच्चाई का आकलन करता है दोस्तों। तो विचार और कथन ये सब आपके क्या है? तर्क के रूप में, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन चौथा तार्किक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। कह रहा है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्रिल और अभ्यास कार्य, या उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ भाइयों। कह रहा है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो मतलब किस के आधार पर किया जाता है? गतिबोधक के आधार पर, या कर्णकोटर, या प्रत्यक्षीकरण, या अवलोकन। तो दोस्तों बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।